ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 10 में। तो लेक्चर नंबर 10 में आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है। और आज का ये लेक्चर अंतिम लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अंत लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बने रहिए। सवाल करेंगे तो उससे पहले कुछ मैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताता हूँ। तो ठीक से दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए आप, या फिर पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ लीजिए, है ना। चलिए पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो पॉइंट ये है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की। इसने कहा, एक कंडीशन हमें दी है, लेट सपोज कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर T नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? रेजिस्टेंस इज आर नॉट, ऐसा दिया आर नॉट ओम। ठीक, नो डाउट ओम ही होगा। अगला इसने कहा सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस। ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन ये दिया है, एंड एट टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, वो टेम्परेचर कौन सा है वी डोंट नो। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज आर टी। टी मैंने सब स्क्रिप्ट में लिखा है, दैट इज द इंडेक्स, यानी कि रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर टी। ठीक है, वो टी क्या है? अननोन है, वी डोंट नो। तो उन्होंने, मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने एक रिलेशन दिया किसके बीच में? फॉर द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। हालांकि टी नॉट 0 है, टी नॉट कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ 0 दिखा। ठीक है, तो रिलेशन ये है, टेम्परेचर एट टी, सॉरी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। डेरिवेशन इसका अपने सिलेबस में नहीं है, हमें केवल इसका यूज करना सीखना है। कैसे? तो ये है टेम्परेचर एट, सॉरी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस। ये है रेजिस्टेंस एट टी नोट, रेजिस्टेंस एट टी नोट, और 1 तो कांस्टेंट है। अल्फा, अल्फा इज दी, ये कांस्टेंट होगा, एंड इट्स नोन एज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या क्या कहते हैं इसे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, करेक्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये क्या है? टेम्परेचर, टी माइनस टी नोट, टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए इतना लिखिए, फिर उसके बाद हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, देन वी विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, लिख चुके होंगे मेरे ख्याल से। चलिए समझ में आएगा, ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट मैंने करवा दिया, नहीं, समझ में आएगा गारंटी। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। अब मैं थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन में लेके चलता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इट्स यूनिट विल बी इन ओम, तो ये भी क्या है? ओम ही होगा। इधर मतलब हर एक टर्म क्या होना चाहिए? ओम होना चाहिए। चलिए अगर ऐसा है तो इसका यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, सही है ना। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा का हमें यूनिट निकालना है। अल्फा का क्या निकालना चाह रहे हैं? यूनिट निकालना चाह रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा? ओम। सीधा सा है कि जब भी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, जब भी किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लस माइनस या कुछ भी हो, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ऐसा हो,
तो उनके जो डायमेंशन होती है या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, वी नो दैट। चलिए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। तो 1 इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट, करेक्ट। ओके, अल्फा टी माइनस टी नॉट दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी लिखा जा सकता है, दैट डजंट मैटर। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्फा का जो यूनिट होगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस होगा, वो जो कि आसान भी था। कैसे, ये डिग्री सेल्सियस है, इसको 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड होना पड़ेगा, इससे कटेगा तो वापस ओम बचेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी राजनीति वाली बात नहीं थी, आसान था, है ना। तो ये था 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब मैं इसे यूज करना सिखाता हूँ, लिख लीजिए इसे, ये वाला अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स द यूनिट, है ना। ऐसा यूनिट नहीं कहा है, दैट्स व्हाई मैंने केल्विन यूज नहीं कहा। ठीक है, केल्विन यूज नहीं किया मतलब ऐसा यूनिट नहीं कह सकते, है ना। चलो पढ़ें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो, लेट सपोज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस आर इक्वल टू कितना, लेट्स से 10 ओम। फाइंड अल्फा, ऐसा कहा गया। क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। तो देखिए, एक मैं बहुत ही बढ़िया सा तरीका बता देता हूँ, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे आप, जी हाँ, आई गारंटी आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। क्या कि इधर जो रेजिस्टेंस है वो हायर टेम्परेचर पर है। कौन से टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर। इन दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, ये, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ आना है। ठीक है, तो 10 ओम। जो बच गया है कम टेम्परेचर वाला कितना है, 5 ओम। 1 प्लस अल्फा टी कितना, टी है ये 80, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा, खत्म हो गया। कितना बच गया, 1 प्लस 80 अल्फा सॉलिड, मीन सॉलिड। ओके, 5 टू जा 10, यानी कि 2 इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फा, कितना आ जाएगा, 1 80 अल्फा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इक्वल टू 1 बाई 80। बस खत्म हो गया, है कि नहीं, इतना आसान कौन देता है कि नहीं। 0.0 समथिंग आ जाएगा, 0.01 समथिंग, है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल एक और लेते हैं, चलो फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये मान लो रेजिस्टेंस एट 5 डिग्री सेल्सियस एक दिया मुझे, दूसरा दिया है रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए रेजिस्टेंस दिया है लेट से 1 ओम, इसके लिए रेजिस्टेंस दिया है लेट से 2 ओम। फाइंड अल्फा। क्या करेंगे, जो कम टेम्परेचर है वो टी नॉट होगा हमेशा ही, तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट। ठीक है, तो टी नॉट हो गया 5। जो हाई टेम्परेचर है वो है टी, तो ये हो गया आर टी। अब आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा देना, है ना। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रखनी पड़ेगी। आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, तो आर टी ये हो गया 2, आर नॉट 1 हुआ कि नहीं, 1 हुआ। आप चाह करके भी ना नहीं कह सकते। 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, टी कितना 25 माइनस टी नॉट कितना 5 डिग्री सेल्सियस में ही लिया है, तो डेट डजंट मैटर, सीधा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया सेपरेट कर देना है। 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 20, so 20 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 इट्स 0.05 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना आसान था। चलिए अब हम वो दो सवाल करते हैं जो लिखे हैं, काफी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए। तो पहला सवाल लिखा जाए, उसको हम खत्म करते हैं लिख करके। तो यही था टेम्परेचर डिपेंडेंसी, है ना।
टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऐसे ही यूज करना। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका एनालिसिस करेंगे हम आने वाले दिनों में, डोंट वरी। तो पहले सवाल में अल्फा दिया, अल्फा फॉर सिल्वर दिया है, कितना दिया है बता देता हूं आपको डाटा, 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर है, कितना महंगा है भैया सिल्वर वायर है कि नहीं। इसका रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे नहीं पता ये टी नोट या टी, वी विल चेक। एंड द वायर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड बाथ। लिक्विड बाथ मतलब क्या, ऊपर से लिक्विड की बारिश हो रही थी, उस जगह उसे रख दिया, वायर को रख दिया। देन इट्स रेजिस्टेंस राइजेस, इट्स रेजिस्टेंस यानी कि सेकंड केस जब हम लिक्विड बाथ में लेके गए तो रेजिस्टेंस राइज कर गया, कितना 1.2 ओम, तो रेजिस्टेंस हो गया 1.2 ओम। देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो यहां पर वो जो टेम्परेचर होगा वो बताना है। तो देखिए कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, यानी कि ये तो है आर टी और ये है टी, ये है टी नोट और ये होगा आर नोट। आई बात समझ में, अल्फा दिया है तो फाइंड क्या करना है, टी खत्म करें इसे। देखिए आइए, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। आर टी कितना है 1.2, आर नोट कितना है 1, 1 प्लस अल्फा 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 3.8 इंटू 10⁻³ टी हमें फाइंड करना है, फाइंड कर लेंगे अभी, और t-20, बस खत्म हुआ। आइए सोल्व किया जाए इसे। तो 1.2 इसको इधर लिख देते हैं ऐसा, 1 प्लस 3.8 इंटू 10⁻³ t-20 इज इक्वल टू 1.2, करेक्ट। ये 1 उधर जाएगा तो -1, करेक्ट। 1.2 में से 1 चला गया, ये 0.2 बच गया। ओके, अब इसको भी उधर भेज देते हैं, ये डिनोमिनेटर में चल गया। मैं मिटा दे रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लिख लेना, ठीक है। अब t निकालना है तो t-20 उधर जाएगा तो +20। ओके, हो गया, खत्म हो गया। क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0.2 प्लस 3.8 इंटू 10⁻³ प्लस 20 और ये डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लेंगे, करवा दें सोल्व, एक करवा देते हैं पूरा, है ना। तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर विल बी 3.8 इंटू 10⁻³ प्लस K20। तो देखते हैं क्या आता है, पॉइंट हटा दें, इसका भी हटा दिया, 0 हट गया, 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻³ हो गया। चलिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ यानी कि ये अपॉन 38 प्लस 20। अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं, इसे अप्रोक्सीमेटली हम 40 कह देते हैं ताकि सॉल्व आसानी से हो जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, 4 5 जा 200, तो 5 प्लस 20 कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा आया कि नहीं आया, आया, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि मैंने 40 कर दिया ना इसे, इसीलिए, ठीक है। तो इट्स आंसर विल बी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना दिया है, जी हाँ इसमें सही दिया है। इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है आपका, आंसर दिया नहीं है, चलो हम सॉल्व कर लिए। फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रहा है तो आप बता सकते हैं, उम्मीद है सही होगा। इसका कटा, ये 2 इंटू हो गया 200, 2000 अपॉन 38। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कुछ मिस्टेक किया हो। कितना आ जाएगा देखिए, 5 प्लस 220 हो गया, ये 25, यही आना चाहिए, देख लेना कैलकुलेशन जो भी हो, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर जो भी आए बता देना। अगला सवाल हम करते हैं, लिख लीजिए इसे। करते हैं, चलिए अगला सवाल।
तो इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना, उम्मीद है 25 सही होगा। इन केस कुछ अलग अलग आए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो लिख लीजिए। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, अल्फा दिया है इस बार डायरेक्टली, अल्फा दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, अल्फा, ठीक है। दैट वन इज गिवन हाउ मच, 0.0145 पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट। तो डिग्री सेल्सियस यूनिट देख के ही पता चल जाना चाहिए, दैट इज द अल्फा। ओके, चलिए। एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। डायरेक्ट दिया है कि एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज 2। नाउ वी डोंट नो कि ये टी है या टी नॉट। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 3 ओम। टेम्परेचर क्या होगा जब इसका रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगा। तो क्या करें, तो क्या किया जा सकता है, देखिए जब 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने टेम्परेचर बताया होगा तो उसके लिए भी कोई टी नोट रहा होगा, इसके लिए जो हमने टेम्परेचर बताया इसके लिए भी कोई टी नोट रहा होगा, है ना। लेकिन दोनों ही केस में द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक ही वायर यूज हुआ है, एक बार डिफरेंट टेम्परेचर बताया, दूसरा दूसरे टेम्परेचर पे बताया, ठीक है। अगर मैं इसका ऐसा सोल्व कर भी लेता हूँ, कैसा, मुझे ये नहीं पता रहेगा कि ये टी है टी नोट, मान लेते हैं इसे एक बार मैंने टी नोट माना, इसे टी माना, इसे आर टी और इसे आर नोट। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या दिक्कत होगी, देखिए आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, सही है। चलिए करके देखते हैं इससे। तो ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये आर टी हो गया अपना 3, आर नोट कितना 2, 1 प्लस अल्फा, अल्फा दिया है 0.00145, टी कितना, टी वी डोंट नो, -100। अच्छा ये तो सिंपल हो गया ना। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, सोल्व करके देख लो इसे। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, 3/2 अगर यहां से करते हैं तो 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 0.00145 टी माइनस 100, ठीक है। इसे लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, इसे लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कुछ हद तक गलत होगा। कैसे, देखिए होता यह है कि स्टूडेंट कि हर बार जब भी किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हम टी टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं उसके लिए आर नोट डिफाइन होता है और टी नोट डिफाइन होता है। तो इसके लिए जब ये किसी टेम्परेचर पर दिया था और कोई रेजिस्टेंस दिया था, इसके लिए टी नोट हमने डिफाइन नहीं किया। फिर से कोई टेम्परेचर दिया था, कोई रेजिस्टेंस दिया, उसके लिए भी टी नोट नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि टी नोट मान लेते हैं दोनों का कॉमन, ठीक है। तो इससे जो आपका आंसर बनना है वो क्या आना है, गलत आना है, क्योंकि आपने टी नोट नहीं माना है जो कि एक कॉमन रेफरेंस टेम्परेचर है, इसका होना जरूरी है, वरना टी माइनस टी नोट जो लिखेंगे इसके लिए और इसके लिए वो क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है। सवाल करने पर अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या कहना चाह रहा हूं। तो मान लेते हैं इसके लिए इक्वेशन लिखा, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट लिखा। देखते जाइए, ये किसी टेम्परेचर टी पर, टी नोट हमें पता नहीं है ना, तो आर टी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। देखिए अभी देखते जाइए आपको पता चलेगा, आर नोट वी डोंट नो, अल्फा, अल्फा वी नो, अल्फा ये है जो वैल्यू पुट कर देंगे, टी, टी वी नो 100 माइनस टी नोट, यानी कि पहले वाले से एक इक्वेशन मिलती है, 2 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा 100 माइनस टी नोट, करेक्ट। अब वैसे ही इक्वेशन हम यहां पर भी फाइंड करेंगे कि ये किसी टेम्परेचर टी पर है, इसके लिए भी हम टी नोट और आर नोट मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा तो वही रहना है क्योंकि वायर सेम, तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ओके। आर टी यानी कि 3, ओके, इक्वल टू आर नोट नहीं पता, 1 प्लस अल्फा टी, ये टी तो फाइंड करना, माइनस टी नोट। अब देखिए
इक्वेशन 1 और 2 में अल्फा पता है, आर नोट नहीं पता है, और टी हमें फाइंड करना है, टी नोट एक्स्ट्रा। तो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गए, है ना। आर नोट फाइंड करना है, टी नोट फाइंड करना है, और टी फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन 3 अननोन, नॉट पॉसिबल टू सोल्व। क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को हाइड करते हैं। हाइड करते हैं कैसे करेंगे, देखिए पहला तरीका कि टी नोट दोनों में सेम चीज है, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। लेट्स से टी नोट क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम टी नोट क्या मान सकते, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसे हम 0 मान लेते हैं, इसे हम 0 मान लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस 100 अल्फा, और ये 3 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस कितना आ जाएगा, टी अल्फा। ओके, इक्वेशन 1 और ये 2। अब 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे, है ना। अब टी है केवल अननोन, आर नोट रह गया, आर नोट का भी सोल्यूशन निकालते हैं। देखो तो बात पता चली क्या कि वो इक्वेशन क्यों यूज नहीं किया जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्योंकि टी नोट आपने डिफाइन नहीं किया, दैट्स व्हाई, है ना। तो ये इक्वेशन 1, तो 2 इक्वल टू आर नोट इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा, और सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी अल्फा है केवल। चलिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, इफ वी डिवाइड देन आर नोट विल गेट कैंसिल्ड। क्या कहते हैं, सही है ना। तो आर नोट हट गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना। अब देखो क्या क्या बच गया, 2/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस टी अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, वो ये रहा। पहले टी के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस टी अल्फा इज इक्वल टू 3 1 प्लस 100 अल्फा। सो 2 प्लस 2 टी अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 300 अल्फा। क्या कहते हैं आप, सही है ना। ओके 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 ओके, 2 टी अल्फा, 2 उधर गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, सो 300 अल्फा प्लस 1, करेक्ट। तो टी मुझे निकालना है, तो 300 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा कितना, 0.00145, ये तो कुछ धमाकेदार है, प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा 0.0145। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो आएगा बता दिया, ठीक है। तो वैसे ये जो टॉपिक है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। जब हम अकॉर्डिंग टू 11th हम जब स्टार्ट कर देंगे, तब ये चीज आपको कंप्लीटली क्लियर कट हो जाएगी कि फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे होता है, सारी चीजें। अभी मैंने केवल आपको ये जो इंट्रोडक्शन कुछ न्यूमेरिकल करवाएं इस फॉर्मूले पर बेस्ट, ठीक है। तो अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, वी विल टेक अ लाइव क्लास, और आपको समझ में आएगा, आई गारंटी। जी हाँ, ये मेरी गारंटी है ना। चलिए अगला हम एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, और उस पर काफी सवाल पूछे भी जाते हैं नीट, सीईटी, जेईई मेंस में। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर वो जो कलर कोड वाला आपने पढ़ाया था, कलर कोड जो आपने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस के लिए, ब्लैक ब्राउन रेड येलो ऑरेंज ये सब कुछ, उसका कोई इंपोर्टेंसी है क्या नीट में। हालांकि नीट में देखा जाए तो उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन पिछली बार जेईई मेंस वालों में, तो जेईई मेंस 2019 जो हुआ था उसके ऊपर बेस्ट 3 सवाल या 2 सवाल पूछे गए, इतने सिंपल से पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन सा है। प्रीवियस एग्जाम के हिसाब से देखना, वो दैट थिंग इज डिफरेंट। आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, है ना। चलिए तो अगला हम पढ़ेंगे आज करंट डिवीजन रूल। एक ही ट्रिक पढ़ाएंगे आज इसमें, देखते हैं आप कैसे करते हैं इसे ना। एक होमवर्क भी दूंगा इसमें। तो करंट डिवीजन रूल कुछ ऐसा है कि लेट सपोज
ये दो ब्रांच किसी सर्किट की, ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रिक पर आ रहा हूं। यहां से कोई करंट दे रहा है सप्लाई, कितना आई। लेट से इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। चलिए थोड़ा और आसान कर देते हैं, यहां एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। चलो थोड़ा और आसान कर देता हूं, आप भी क्या याद रखेंगे। ये लीजिए, इससे ज्यादा आसान तो कहां मिलता है। ये लीजिए, इतना आसान पहले कभी नहीं हुआ। चलिए सीधा सर्किट ही लेते हैं, कितना आसान कर, यही लो, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, समझ जाओगे आई गारंटी। ओके, ये वोल्टेज भी दिया है, बैटरी है ये, है ना, बैटरी है, बैटरी है तो प्लस माइनस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो बैटरी है तो ये करंट सप्लाई करेगी, करेगी, नो डाउट करेगी। करंट सप्लाई यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पर भी आई। अब यहां जाकर के इसे पता चला कि आगे दो लोग हैं, यानी कि दो रास्ते हैं जहां मुझे डिवाइड होना है। देर आर टू वेज टू गो। ओके, सो लेट्स से कि इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, लेकिन कितना गई वी डोंट नो। लेट्स से इधर गई I1, इधर गया कितना I2, मान लेते हैं। यानी कि I1 और I2 को ऐड करूं तो वापस I मिलेगा। अरे 10 एम्पियर का करंट आया, मान लो 6 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, 6 और 4, जरूर नहीं है ना इक्वली डिवाइड हो, रास्ता बड़ा और छोटा हो सकता है, उसके हिसाब से करंट कम और ज्यादा जाएगी। सही है, चलिए अब इसमें क्या है, आपको बताना है डायरेक्टली कि I1 बताओ मुझे, आप मुझे I2 बताओ, ठीक है। क्या करें, ऐसा करो कि इसका लिए सिंपल सा ट्रिक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। मुझे करंट फाइंड करना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, I1 और I2 फाइंड करना है, तो I1 इक्वल टू V V1 अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। सही है, ओके ओके ओके। चलिए अब क्या करें, अब ये करो कि V1 क्या है। V1 कुछ ऐसा है, V1 कुछ ऐसा है कि V1 voltage, V1 is the voltage across the R1, V1 is the voltage across R, इसके ऊपर कितना वोल्टेज है वो V1 है, इसके ऊपर वोल्टेज कितना वो V2 है। सही, लेकिन आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, पैरेलल में है या नहीं है, क्योंकि करंट अलग अलग होगी ना, पैरेलल है वैसे भी। चलिए करंट डिवाइड हुई तो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू V। सही, तो अगला स्टेप हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू V, ये अगले स्टेप में आपको लिखना है बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू I इंटू R लिख सकता हूँ, I जो करंट सप्लाई हुआ है, V इक्वल टू I इंटू R अपॉन R1। अब आप पूछेंगे कि R क्या है, I तो बैटरी ने जो दिया, R1 वो जो यहां पर है, R जो है वो R इक्विवेलेंट है, ओके, और I2 इज इक्वल टू वॉट, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2। सही है, ये लिखिए मैं यूज करना बताता हूं। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक सवाल कराऊंगा उसके बाद एक होमवर्क में भी दूंगा, लिख चुके हैं। चलिए सवाल करते हैं। ऐसा कहते हैं करंट डिवीजन रूल, करंट को डिवाइड कर देना। देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं हम, I1 इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2। नीट में इसके ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं, है ना। चलिए देखिए,
तो एक लेते हैं, एक बैटरी दिया है लेट से 5 वोल्ट और लेट से 5 एम्पियर ही करंट जा रहा है ना। और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम। 2 ओम क्यों रखें, अलग अलग कर देते हैं, ये 3 ओम रख देते हैं, ये 2 ओम रख देते हैं। सही है, सही है भाई। चलो ये 9 ओम रख देते हैं, 6 ओम रख दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये R1 है, R1 3 है, R2 6 है ना। चलिए, तो टोटल करंट कितना दिया है इसने, I इक्वल टू 5 एम्पियर। पहले का रेजिस्टेंस कितना, R1 इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, करंट यहां आई, फिर यहां से चली गई I1, यहां चली गई I2। सही है। तो आपको बताना है I1 कितना है। तो I1 इज वेरी सिंपल, V अपॉन R1। जो V यहाँ पर है वही V यहाँ पर, वही V यहाँ पर है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1। I कितना दिया है, I दिया है 5, R1 कितना दिया है 3, R इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। करें, करते हैं। क्या आ जाएगा, it comes out to be 3 into 6 upon 3 plus 6, 18 upon 9, it's 2। पुट कर दें, पुट कर देते हैं। I 5 हो गया, R इक्वलेंट 2 हो गया, अपॉन R1 3 हो गया, यानी कितना आ गया 10/3 एम्पियर। 10/3 मतलब 3.3 समथिंग है ना। तो I2 निकालते हैं, I2 निकालते हैं। I2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, I कितना, I तो वही है, वैल्यू वही रहेंगे है ना। R इक्वलेंट भी 2 है, R2 कितना बचा, R2 चेंज हो गया 6, तो 5/3 एम्पियर। सही है ना। मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करके देख लो, वापस वही आएगा 5, करके देख लो वही आ रहा है। 10/3 प्लस 5/3 15/3, 3 15/3 कितना 5 हो गया। सही हो गया। चलिए कर लीजिए, इससे आगे बढ़ेंगे। एक और दें, एक और क्या था, सीधा होमवर्क देता हूँ, लिखिए होमवर्क ही लिखिए, आगे आप कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो सवाल करवाते हैं, लिखिए लास्ट वाला होमवर्क लिख लीजिए अब। इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ I2 इज, सीधा सवाल ये है। इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ I2 इज, क्या है सर्किट, सर्किट दिया है ऐसा, ओके। इधर जा रहा कितना 1.2 एम्पियर, और इसमें कहा है I1 I2 I3, I1 I2 I3, और कितना दिया है 10 15 30, 10 ओम 15 ओम 30 ओम। ओके, फाइंड द I2। I2 का ऑप्शन A B C D, ABCD क्या जाएगा 0.2, ये ऑप्शन भी दे रहा हूं, हिंट दूंगा डोंट वरी। 0.2 0.3 0.4 0.6। चलिए ये सवाल है, कैसे करना है लेट मी टेल यू। क्या करना है देखिए, हर बार दो रेजिस्टेंस की जगह 3 है, 3 है तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है। जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, जो करंट I आ रहा वो ये है। सही है। तो यहां से निकलेगा R इक्विवेलेंट, और यहां से I दिया है, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, मान लो R3 है। I1 इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R1, और V इक्वल टू क्या लिखेंगे I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I 1.2 है, R इक्विवेलेंट यहां से निकाला R1 या 10 ओम, I1 निकल गया। इसी तरह से I2 निकालेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2 निकालेंगे, इन चारों में से चेक करेंगे कौन सा आता। तो आपको क्या करना है, तीनों करंट निकाल लेना है, और I2 वाले के लिए क्लिक कर देना कौन सा आंसर सही है। ठीक है, फिर उसे मेरे पास सेंड कीजिए, आई विल चेक इट कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसी के साथ
अपना जो ब्रिज ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस करना था कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ यू आर कैपेबल टू फाइट फॉर योर स्कॉलरशिप एग्जाम। अब हम क्या करने वाले हैं कि आपका रेगुलर 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो स्टार्टिंग चैप्टर होगा दैट विल बी ऑन द, आइदर इट विल बी बेस्ड ऑन द thermodynamics or it will be based on the kinetic theory of gases. Very interesting topic. Okay, so you will be ready for this one. अब आपको क्या करना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने जो पढ़ा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाए जो मैंने पढ़ लिया है, जो हमने पढ़ा दिया है, या फिर आपने जो पढ़ लिया है, उसमें किसी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क, कैसा भी डाउट, किसी भी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक अभी हमने इसमें कवर नहीं कर पाए हैं जो हम रेगुलर क्लास में ही करवाएंगे, ठीक है। तो वो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जितना पढ़ा है उतना क्लियर हो जाना चाहिए। खास बात ये कि कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हैं, 7 to 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर रेस्पॉन्स दे रहे हैं हर एक होमवर्क का। तो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि वो कंटिन्यूसली इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ज़्यादा मोटिवेट रहिए आप इन चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, और ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट लेक्चर अपना मंडे को, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।